व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से मैं उनसे परिचित भी रहा हूं और समय समय पर विभिन्न विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और समाज के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उनके दुखद निधन पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नीलकंठी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिव नेताम, जो कि केशकाल से विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, जहां से आज मैं विधायक बन करके आया हूं। पूर्व में जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते थे उस समय भी उनका कांकेर कॉलेज में काफ़ी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सहयोग रहता था। मैं अपना एक व्यक्तिगत संस्मरण जरूर रखना चाहूँगा। 1994 में जब वे सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री हुआ करते थे, हमारे सभी डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्टिंग हो गई थी मेरा छोड़ करके। तो पता चला कि कॉलेज के समय के कुछ केसेस, धरना प्रदर्शन वगैरह के रह गए थे, और ऐसी स्थिति में जब मैं उनके पास पहुंच करके अपनी बातें रखी तो ना केवल उन्होंने तत्काल कांकेर में उस सारे चीज़ों का निराकरण करवाया, बल्कि 3 दिन के भीतर मुझे नियुक्ति आदेश उस समय मिल गया था। और उनके इस सहृदयता का मैं उनको अभी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। उनका परिवार और उनके सारे सदस्य इस घड़ी में धैर्य के साथ काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिव नेताम विभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री के साथ हम लोग का एक पारिवारिक संबंध रहा है और एक छोटी बहन के रूप में मुझे हमेशा संबोधित किया करते थे। और जब से मैं राजनीति में आई उस समय से उन्होंने हमेशा मेरे विधानसभा में आके मुझे सहयोग किया, और मैं अपनी परिवार और अपने साथियों के ओर से हम लोगों ने जो हमारे लोकसभा, कांकेर लोकसभा के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को खो दिए, उसके लिए हम सबको बहुत ही दुख है और हम सब मिल के हमारे नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा। सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह अब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के मुताबिक कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र सवन्नी और सौरभ सिंह को बनाया गया है पर्यवेक्षक। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र कर सकती है प्रस्तुत। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। नई सरकार के बनने के बाद बेसब्री से जिस ट्रांसफर लिस्ट का प्रदेशवासियों को इंतजार था वो अब आ गई। राज्य सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर उन्हें नई जगह किया है पदस्थ। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। वहीं वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि बस्तर के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुरबेल गांव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में अलमारी में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर सातिर हो गए थे फरार। जांजगीर चांपा जिले के नैला फाटक से 100 मीटर की दूरी पर धड़ से सिर अलग एक युवक का शव सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक की पटरी पर मिला। जानकारी के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आया है। वह रात से ही घर वापस नहीं आया था। फिलहाल जीआरपी पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में अब मौसम रहेगा साफ। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के नहीं है आसार। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगेश कुमार भाटी ने राष्ट्रीय मुख्यालय जोधपुर महानगर के अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत से राजू सूर्यवंशी को दी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इसी संगठन के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों व मानवाधिकार के हनन के विरुद्ध मानव अधिकार के क्षेत्र में दिया जाएगा बेहतर प्लेटफॉर्म। नियुक्ति पर राजू सूर्यवंशी के शुभचिंतकों ने बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज के निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें आज क्षेत्र के तरिंगा, राजग्राम, बिटकुली, करही सहित अन्य गांव के दिव्यांगन समाज के पदाधिकारी और मतदाता द्वारा मत अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांगन समाज के अध्यक्ष के लिए 1 पद, महासचिव के लिए 1 पद, कोषाध्यक्ष के लिए 1 पद, उपाध्यक्ष 4 पद, सह सचिव 4 पद, कार्यकारिणी सदस्य 8 पद है, जिसमें बढ़ चढ़ कर दिव्यांगन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। ग्राम खैरा के हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 3 फरवरी को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर उषा ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत खैरा, विशेष अतिथि अजय शर्मा, सोहन लाल वर्मा व अशोक पाटले थे। उक्त कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। उक्त कार्यक्रम को देखने छात्र छात्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। संस्था के प्राचार्य मुकेश वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समापन के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम का शूटिंग हो रहा है। ग्राम के ही अलग अलग स्थानों को चयनित कर शूटिंग की जा रही है। पूर्व में भी ग्राम रामपुर में अलग अलग कलाकारों ने इसी तरह के शॉर्ट फिल्म का शूटिंग किया है। विगत 2 दिनों से एल्बम के कलाकार भोजपुर संतोष निषाद, कॉमेडियन अभिनेत्री मोहन भट्ट, निर्माता निर्देशक नंदलाल साहू, कैमरामैन घनश्याम साहू के द्वारा ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम की शूटिंग की जा रही है, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में जुटे।
स्वामी आत्मानंद स्कूल सीपत में हुआ रंगारंग वार्षिक उत्सव का आयोजन। श्री राम के जयघोष से गूंजा साला प्रांगण। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र रिवर ने कहा, तत्कालीन सीएम बघेल ने गरीबों के लिए खोले निःशुल्क शिक्षा के द्वार। बच्चों की पढ़ाई में हर संभव मदद करने की पालकों से की अपील। स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सुवा कर्मा छत्तीसगढ़िया नृत्य से बिखरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की छटा। विशिष्ट अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रदीप पांडे, हिमांशु गुप्ता, विनोद यादव रहे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह अब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के मुताबिक कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र समन्नी और सौरभ सिंह को बनाया गया है पर्यवेक्षक। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र कर सकती है प्रस्तुत। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। नई सरकार के बनने के बाद बेसब्री से जिस ट्रांसफर लिस्ट का प्रदेशवासियों को इंतजार था वो अब आ गई। राज्य सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर उन्हें नई जगह किया है पदस्थ। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। वहीं वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुर बेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि बस्तर के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुर बेल गाँव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में अलमारी में रखे लाखों अध्यक्ष महोदय, आज पहला दिन है जी। मैं 2 लाइन माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं, यदि आप इजाजत दें तो। बिल्कुल साहब। आज तो आपने शुरुआती शेरो शायरी से की है, तो आज भी शुरुआत ये 5 साल ऐसे ही चलता रहे जी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नहीं है। तो उस मोहब्बत का ख्याल रखें। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में घूम के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। धन्यवाद। इस उम्र में भी आप रोमांटिक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष एक मिनट वही मैं कही देता हूँ। ठीक, एक मिनट। वो जो रास्ते थे वफा के थे, वो जो रास्ते थे वफा के थे, ये जो मंजिलें हैं सजा की है, इनका हम सफर कोई और था, इनका हम नसी कोई और। चलिए धर्म जी, मौली जी इसी में। अच्छा एक मिनट, इसी में है शायरी के जवाब। नई उमंग है, नई जोश है। हाँ। आपको थोड़ा तो दिल से खामोश है, क्यों ये चुप है, क्यों खुश है? धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पिछले समय हम लोगों ने प्रश्न किया था तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा, उसके पूरे पीडीएस चावल के मामला है और पीडीएस चावल में जो अनियमितता हुई, हेरा फेरे हुई और जिस प्रकार से उसमें चावल माफियाओं के द्वारा गरीबों का चावल को अफरा तफरी किया गया, उसको लेकर के उस समय प्रश्न लगाए थे। तो मंत्री जी ने 24 मार्च 2023 तक पूरे परीक्षण करने की बात कही गई थी और उन्होंने कहा हम 24 मार्च तक के पूरे परीक्षण करा करके जवाब देंगे और 23 तारीख को 17 अवसान कर दिए। फिर जब एक प्रश्न लगाए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका लगी है और इसलिए जवाब देने के आवश्यकता नहीं है, जबकि कोर्ट में याचिका से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान करे तब वो मामले आते हैं कि विचार किया जाए ना किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से उसमें चावल में, गरीबों के चावल में बड़े मात्रा पर यहाँ पर जो गोरख धंधे जो चल रहे थे उसको लेकर के हम लोगों ने लगाया था, तो 24 मार्च के 23 को उसके पूरे जानकारी देने की स्थिति की बात की गई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2024 मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के द्वारा कितने उसमें अनियमितता पाई गई, कितने सस्पेंड किए गए, कितने निलंबित किए गए, कितने एफआईआर किए गए, तो कितना उसमें शार्टेज मिला, ये थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी, सिस्टम विधानसभा का ये पहला प्रश्न है आशीर्वाद और पहला दिन है और जो प्रश्न कर रहे हैं वो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि हकीकत में माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व खाद्य मंत्री के द्वारा इसी विधानसभा में 17 मार्च को जवाब दिया था। प्रश्न क्रमांक था 844, जिसमें 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी, ये जवाब दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन 24 तारीख तक के ये जो सत्यापन होना था वो नहीं हो पाया। वो एक प्रश्न मैं कर लेता हूं, यदि 24 तक नहीं दिया गया और हाउस के में कमिटमेंट मंत्री का हो और आसंदी का निर्देश हो उसमें, और निर्देश का पालन नहीं, तो क्या विधानसभा के अवमानना नहीं है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आसंदी का निर्देश था 24 तक करें करके, इस पर तो कार्यवाही बनती है, आगे प्रश्न की स्थिति नहीं बनती। आसंदी क्यों मानना हो रही है? जो भी दोषी है उसके खिलाफ में मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? रिकॉर्ड निकलवा के पहले देख लीजिए कि आसंदी का निर्देश है, और आसंदी का जब निर्देश है तो अवमानना कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। आप सबके जो ध्यान आकर्षित किया है कि इस विषय को लेकर आसंदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था। मुझे लगता है कि मंत्रीगण अभी पहली बार जवाब देने के लिए पहले दिन ही आए हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना हम सबके लिए आवश्यक है कि जो भी आसंदी से आदेश निर्देश होता है उसका समयबद्ध पालन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसलिए पहली बार है, पहला दिन है, मैं इसमें कुछ और दूसरी बात नहीं कहूँगा, मगर भविष्य में इस बात की चिंता हमको करना पड़ेगा। चलिए आप प्रश्न में आ जाइए, अब आ जाइए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि अमरजीत भगत ने जब इसके परीक्षण के 24 मार्च 23 के पूर्ण करने के प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए, उस समय मेजे थपथपा करके बाकी सदस्यों ने उसका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में जब 24 की तारीख आई तो 24 की तारीख में यहां से रफू चक्कर हो गए।
अरे कितने बार नहीं पूछ रहा हूँ जी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहला प्रश्न है। और इस चुनाव जीतने के बाद, आपके उधर जाने के बाद इस सेशन का पहला प्रश्न है। इस पहला प्रश्न में जल्दी जल्दी बोलते हो आप। नहीं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, ये जो लंबित जो अभी मामला है जांच के, इस जांच के जो मामले में इसमें कितना गड़बड़ी पाया गया है, अब जो आपके पास आ गया हो तो कितना उसमें अभी संशोधन दे रहे हैं, अभी संशोधन दिए यहां। अभी संशोधन को मैं कैसे पढ़ूं? कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ? अरे 1 घंटा पहले दे देते, 2 घंटा पहले दे देते तो उसको देख लेता कम है ज्यादा है। तो मंत्री जी अब मैं तो इसको खाली देख लिया, आप टोटल बताएं कि कितने की गड़बड़ी पाई गई है। चलो बताओ। कुछ नए तथ्य यदि आपके पास है तो उसकी जानकारी मांग रहे हैं। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय 2023 तक सभी जिलों के परीक्षण कार्य पूर्ण होकर के विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिसके अनुसार 24 मार्च 2023 की स्थिति में 5,882 दुकानों के चावल 5,454,240 टन, राशि 192.65 करोड़, शक्कर 5,442 दुकानों में 2,807 टन, राशि 10,009 करोड़, चना 3,771 दुकान में 2,440 टन, राशि 13 करोड़ 13.34 करोड़, यानी कुल राशि माननीय अध्यक्ष महोदय 216.08 करोड़ रुपये की कमी पाई गई माननीय। कि जो दुकान जो सोसाइटी है जिसमें हम राशन भेजते हैं पीडीएस के सिस्टम में, तो प्रत्येक 2 महीना के बाद में उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कितना चावल बचा हुआ है। और जो चावल बचा हुआ है, वो चावल जो बचा हुआ है उसके अनुसार से उसको कम करके उसको दिया जाना चाहिए। और उसके लिए उस समय जो पोर्टल चल रहा था, जिसको आप लोगों ने ये जो दिया था उचित मूल्य दुकान की आईडी, माह नवंबर 2021 का केवल एक बता रहा हूं कि घोषणा पत्र मात्रा क्विंटल में, ये तो पूरा लिखा जाता था ना कि कितना उसमें चावल है, कितना उसमें वितरण होना है, कितना उसका बचा हुआ है। तो ये सब जब लिखा हुआ है तो 216 करोड़ के चावल के अफरी तफरी कैसे हो गया? उसका क्या कारण है? उस दुकान पे समय पे जांच करने के किसकी दायित्व है और उन्होंने जांच किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो उसके ये कारण जो हुए हैं तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, थोड़ा बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 से अप्रैल 2022 तक राशन दुकानों को 2 माह पहले की बचत मात्रा को घटाकर तथा 3 माह पहले की बचत मात्रा को जोड़कर हर महीने राशन सामग्री प्रदान की जाती थी। इस व्यवस्था में मई 2022 से बदलाव किया गया, क्योंकि दुकानों के बचत स्टॉक डाटा राज्य के सर्वर में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद यह डाटा भारत सरकार सर्वर के पास था। इसके कारण मई से दिसंबर 2022 तक दुकानों के बचत को जाने बिना राशन का प्रदान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन खाद्य अधिकारी को दुकानों में बचत मात्रा को घटाकर राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मई 2022 से दिसंबर 2022 तक दुकानों को राशन सामग्री प्रदाय व्यवस्था में बदलाव तत्कालीन संचालक खाद्य के अनुमोदन से परिवर्तन किया गया। चलिए, इसको टेबल करवा देते हैं। नहीं, जो जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है वो तो आपको जानकारी दे। अब आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न करना है स्पेसिफिक मंत्री जी के जवाब में, उत्तर नहीं आ रहा है। आप पॉइंटेड प्रश्न करिए ना। बिल्कुल, आप चाहते क्या है? मैं सारे पॉइंटेड प्रश्न किया हूं, एक भी इधर उधर का नहीं किया हूं, लेकिन मंत्री जी केवल उसको पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, ठीक है। जितने भी प्रश्न हमने कहा पूछा है उसका एक का भी जवाब नहीं आया है। और इसलिए मैं आपसे माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, आपने प्रश्न किया, मंत्री जी ने उत्तर दिया, उनको जो इजाजत मिली होगी कितना उत्तर देना है उतनी तो देंगे, काहे को दबाव डालना है? चलिए, प्रश्न करिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, ये गरीबों का मामला है, बड़ा मामला है। इसमें मैं आपको बता भी दिया कि इसमें कितना कितना है, उसमें सब दिया हुआ है। मैं तो आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, और मंत्री जी आपका जवाब नहीं आ रहा है, आप जो दे रहे हैं ना वो जवाब बिल्कुल एक भी नहीं आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं उसको, लेकिन माननीय अध्यक्ष स्पेसिफिक जवाब एक भी नहीं आ रहा है। जवाब दिया हूं। और इसलिए माननीय जवाब अध्यक्ष तो महोदय, पढ़ के ही दिया जाएगा। चलिए, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आपका एक भी जवाब नहीं आया है। शुरू से हम जो पूछे कि ये जो पोर्टल है, पोर्टल गायब क्यों हो गया? आपका जो घोषणा पत्र जारी होता था, इसमें जब आपके पास में सब कुछ है तो मैंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का गड़बड़ी क्यों हुआ? कितने दुकानों को आपने सस्पेंड किया बताया ना? अभी कितना हो गया टोटल दुकान? और बहुत लोग प्रश्न करने वाले हैं अजय जी, आप आखिरी में पूछ लेना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लगभग 600 दुकान का एक आ रहा है, 700 दुकान का एक, ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे लोग 800 दुकान का एक आ रहा है, 3000 का एक अलग आ रहा है, आ जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये जो टोटल गड़बड़ियां इसलिए हुई है कि चावल का अफरा तफरी करने के लिए आप लोगों ने इसको बंद किया। जो जांच दुकान की समय पर होनी चाहिए कि चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन, वो चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के कमेटी बनाकर के इसकी जांच करवा लें। एक गरीबों का चावल का मामला है, केंद्र सरकार से चावल आया है, चलिए, उस चावल को लोग खा गए हैं, अजय जी और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अजय जी पूछिए। माननीय मंत्री जी, आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है। पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई, जैसा आसंदी का निर्देश था, ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से अनियमितता किस तरह से पाई, कौन ने उसको क्लियर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बता दें कि उनके लिए दोषी कौन है, और उनके जो दोषी पाए गए उनके कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, एक, और उसमें आप क्या निर्देश देंगे? हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था, आप ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता, तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की? राजेश जी, एक मिनट। मंत्री जी, प्रश्न और आ जाए, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पीडीएस चावल सिस्टम कोविड काल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया। मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला, कि जो डिमांड की गई, डिमांड के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1,385,000 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया। जितने की आबादी, जितना आपने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में एक व्यक्ति है
जिस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, जिस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए? संचालनालय से आदेश निकला कि इन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, केंद्र से इसका मिला है। क्या यह चावल जो बचा हुआ है, लगभग 49,491 मीट्रिक टन चावल, ये कहाँ गया, किस कोटे में गया? क्या राज्य सरकार ने समावेश किया? दूसरा, राशन दुकान में 4 साल से जो पीडीएस का चावल रखा जिस दुकान पे, और हम लोग पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, हमारा सौभाग्य था कि पूरा देश के लोग पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ देखने आते थे। आज छत्तीसगढ़ में 4 साल में दुकानों में पीडीएस सिस्टम की, जिन लोगों को पीडीएस सिस्टम को फॉलो करना था, वह जिला खाद्य अधिकारियों ने किसी दुकान का सर्वे नहीं किया। 4 साल तक ऑडिट नहीं हुआ है, और 4 साल ऑडिट नहीं होने के बाद में तीसरा प्रश्न फिर, जिन दुकानों में हजारों मीट्रिक टन चावल रखा है, क्या वह दुकान कितने बाई कितने की है? आपने छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया था, और आपकी जानकारी में होगा, नहीं तो विभाग में होगा, कि अगर पीडीएस सिस्टम की दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार पाया जाएगा, गरीब का चावल खाया जाएगा, तो उसके अंदर जेल का प्रावधान था। आपने जितने लोगों के नाम दिए, रायपुर में जितने की जांच हुई, उनके ऊपर 6,000 रुपया, किसी के ऊपर 8,000 रुपये लेकर के उसको दुकान बहाल कर दी। ये ना हद हो गई है। ये ना चोरी करने वाला चोरी करके चला जाए और पैसा पटा दो और बढ़िया दुकान का संचालन करो। यह गरीब का चावल जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, वो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वो 3 व्यक्ति का चावल कहां गया, किसके कोटे में रखा है, वो आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है डिटेल। मेरा आग्रह है कि इसकी एक जांच होना चाहिए, और इस गरीब का चावल जो भी खाने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता चाहिए। आपकी बातें आ गई, चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चंद्राकर जी के द्वारा पहले पूछा गया है, बचत स्टॉक के दुरुपयोग एवं अनियमितता किए जाने के कारण 227 दुकानों को निलंबित किया गया, 181 दुकानों को निरस्त किया गया, 24 दुकान संचालकों पर FIR दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख तो ये है कि नहीं हुआ है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुकान की बात बता रहे हैं, जिनका ड्यूटी है कि अफरा तफरी न हो, दुकान में वेरिफिकेशन करे, और उनके कारण सारी अनियमितता हुई है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है? प्रश्न तो यही है उसमें। चलिए 20 मिनट हो गया, कोई क्या कार्रवाई कर रहे हैं संक्षिप्त में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई उत्तर नहीं आ रहा। एक मिनट मंत्री, उत्तर नहीं आ रहा है, मंत्री जी को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकार किया हूँ कि अनियमितता हुआ है, बाकी तो कार्रवाई अनियमितता हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यही है। अनियमितता को जब स्वीकार कर लिया तो कार्रवाई को स्वीकार, कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए। चलिए, कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं तो स्वीकार कर लिया हूँ। नहीं, स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई से काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आपका निर्देश आना चाहिए इसमें। ये मेरे कार्यकाल पहले भी असेंबली के निर्देश आए, विषय की गंभीरता को देखते हुए पहले भी असेंबली के निर्देश आए। कोई भोग हम रोक ले। तो देखिए, कार्यकाल किसी का हो, मंत्री होता है, सरकार का दायित्व चलता रहता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, इसके कार्यकाल का नहीं। कार्यकाल मंत्री यानी मंत्री के दायित्व में आप हैं, राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कार्रवाई करेंगे, ये थोड़ा संक्षिप्त में बोल दें तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। बैठ जाइए, वो बोल रहे हैं। जब स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी, अनियमितता स्वीकार है, तो आखिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बोल रहे हैं, यह गैर जवाबदारीपूर्ण उत्तर, मतलब ये उत्तर सही नहीं है उनका, ये उत्तर सही नहीं है। जवाबदारी मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसमें कार्रवाई की घोषणा होनी चाहिए। हम लोग क्यों लगाते हैं? चलिए एक मिनट, कब तक होगी, समय बताया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, बता रहा हूँ आपको। मंत्री जी के जवाब में आया कि आपने जो प्रश्न उठाया और जिस आरोप लगाया उससे मंत्री जी सहमत हैं। यदि मंत्री जी सहमत हैं
तो क्या इस पे जांच कराएंगे, किस स्तर की जांच कराएंगे ये आप बता दीजिए। तो सदस्यों को कब तक और कब तक कराएंगे ये बता दें। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से उसका विधानसभा के कमेटी बना करके जांच करा दीजिए। चलिए, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से इस पर जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जांच कराएंगे या पर्याप्त है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आसंदी का निर्देश टाइमिंग उत्तर आया कि 24 तक आप रखें, 24 तक नहीं करवाया गया। यह पहली लापरवाही थी शासन पक्ष की। मांग ये आ रही है, इसकी घोषणा होनी चाहिए। विधायकों की समिति बना के जांच कराने के लिए सहमत है? इस बात के लिए विधायकों का माननीय धर्म जी का दबाव है। बोलिए आप सहमत है तो आगे बढ़ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस बात से सहमत है कि विधायकों की समिति से जांच करवाई जाएगी, आप उसको तय कर दें। चलिए, श्री उमेश पटेल, बस बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी इस साल जो हुआ है उसी पे मेरा प्रश्न है और आपसे मैं इस प्रश्न में संरक्षण भी चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, मुझे जो आपने जवाब दिया है कि 22-23 की जो खरीदी हुई थी उसमें टोटल रकबा जिसपे किसानों ने, पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा 29.06 लाख हेक्टेयर था और कुल जो किसानों ने खरीदी की धान बेचा उसकी मात्रा था 107.53 लाख मैट्रिक टन। ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बोलिए। अच्छा चलिए, मैं उसको दूसरा बदल देता हूँ। आपने उत्तर दिया है तो मैं सही मान रहा हूँ इसको। 23-24 जो इस साल की खरीदी है, आपने उत्तर 25 जनवरी तक का दिया है। अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। सही है माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूँ। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386, 280 मानी गई। माननीय मंत्री, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ, धान खरीदी हो गया, आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है, तो आप ये मुझे बता दीजिए जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना हुआ? माननीय बृजमोहन जी, जरा मदद करिए। अभी आपने मदद की है, अभी मदद करिए ना, कितना रकबा है? इसका कुल रकबा माननीय विधायक के द्वारा पूछा गया है, देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की पंजीकृत किसानों की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय 26.63 लाख, कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर, कुल धान बेचने वाले किसान 24.72 लाख। नहीं, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। पंजीकृत कृषकों के बेचे गए धान का रकबा, आप इसको छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। जी, 26,63,000
26.63 लाख 26.63 लाख 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर, और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख 3 लाख हेक्टेयर कम छत्तीसगढ़ है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये कम नहीं है, अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है, इसलिए धान खरीदी खत्म हो गए, कहीं जारी नहीं है। क्या हो रहा है में कितना सीरियसनेस है, ये संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। ये सरकार धान खरीदी में और किसानों के मामले में कितना सीरियस है और इनको कितना इस मामले में सीरियस नहीं है, ये आपके उत्तर से समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं, रकबा कम हुआ 3 लाख हेक्टेयर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 26 लाख समथिंग, और पिछले साल जो खरीदी हुई है वो 29 लाख के आसपास हुई है। नहीं हुई आप ये उत्तर आप पिछले बार धान खरीदी की लिमिट, उमेश जी, अध्यक्ष महोदय, पिछले बार धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है। और कोई किसी के अध्यक्ष महोदय किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो अगर वो 8 एकड़ के रकबे पे ही उसका 21 क्विंटल अगर हो जाता है, पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान। माननीय सक्षम नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हूं, क्या आप मुझे इस सदन को आदेशित करेंगे कि उत्तर मुझे किससे मिलेगा? बिल्कुल जवाब दीजिए भाई, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अब नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ठीक है, आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयाल दास जी विभागीय मंत्री हैं और उसको जवाब देना है, और उसके बगल में खड़ा हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी, और ये इस प्रकार से सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करें कि उप मुख्यमंत्री जी अपने बैठे या फिर वो खुद जवाब दे दें अपने आसंदी से बैठ के, लेकिन इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ जाऊं? निर्देशित कर देंगे। आपका निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, आप प्रश्न कर लीजिए आखिरी, आप जो चाहते हैं प्रश्न। नहीं, आप प्रश्न कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दे रहे हैं मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद कोई ठीक अतिरिक्त प्रश्न हो कर सकते हैं आप। आपका निर्देश सर, जैसा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पच्चीस 2024 उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 1,63,000 टन, किसानों की संख्या 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर। यह माननीय अध्यक्ष महोदय 25/1 तक का है, और 4/2/24 तक उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जो किसान की संख्या है 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबे 33.39 लाख हेक्टेयर, किसान की संख्या 23.29 लाख किसान, और इसमें 4/2/24 में 24.72 लाख किसान। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेचे गए धान का रकबा ये आपके 25 तारीख तक के था 25.13 लाख हेक्टेयर, और 4 तारीख था 27.92 लाख हेक्टेयर। इस तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, काफी डिटेल आ गया, काफी डिटेल उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से मैं सहमत हूं कि पिछले बार जो रकबा बेचा गया था वो 29.06 था, और इस बार जो रकबा बेचा गया है वो 27 जो भी आप उन्होंने बताया 2 लाख हेक्टेयर कम धान बेचा गया है। और इसके कारण से आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकारों से हर साल धान का रकबा बढ़ा है, ये पहला साल होगा। अनुपात की बात कर रहा हूं, क्योंकि 21 कुंटल में इस बार खरीदी हुई है और पहले 15 कुंटल में खरीदी होती थी। अगर
उस अनुपात में देखेंगे तो इस बार धान की खरीदी कम हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये पता चल गया है आपके उत्तर से कि धान की खरीदी कम हुई है, तो इसका कारण आप बताना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 में 27.93 लाख हेक्टेयर रकबा का धान खरीदा जा चुका है। बचत साल से रकबा कम है। किसान बेचने वाले 24.72 लाख, 20-22-23 बेचने वाले किसान 23.42 लाख, 1.30 लाख किसान ज्यादा बेचे। चलिए, बहुत अच्छा, ज्यादा बेचे। माननीय अध्यक्ष महोदय रुकिए, ठीक है। नहीं सारी बातें आ गई। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण किए किसानों बाकी का प्रश्न भी कुछ नहीं, ये प्रश्न का औचित्य क्या है? ये सरकार ने आपसे ज्यादा धान खरीदा है और नहीं, धान खरीद रही है। आपने धान अनुपात में कम खरीदा है। औचित्य है, आपने धान अनुपात में कम खरीदा है। ज्यादा धान खरीदा है। ये आपने धान अनुपात में कम खरीदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 लाख टन खरीदा और अभी तक सरकार 1,40 लाख टन धान खरीद चुकी है। आप तो किसानों का धान खरीदते नहीं थे, हमने खरीदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 सदस्य और पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी में एक बार और मौका ठीक कर ले। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल के जो किसान जो बेचे उसके रकबा, उसमें जो रकबा है वो कम है। अब सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि पिछले समय 15 लाख था, इस समय 20 क्विंटल करने के बाद उसके बाद फिर 21 क्विंटल कर दिए, तो आपके जो उपार्जित जो धान है वो 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक गया है। लेकिन अभी भी देखिए, आपके उत्तर में 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, 26 लाख 63 हज़ार और 23 लाख 29 हज़ार किसान ही धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय से ये कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है। और चूंकि अभी 4 तारीख तक के आपने समय बढ़ाया, लेकिन उसमें अभी तक के जो सूचना मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं। बहुत सारे किसान अभी धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा करेंगे कि ये समय में वृद्धि की जाएगी? जैसे कि मंत्री जी ने कहा भी धान खरीदी चल रहा है, तो इसे जारी रखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का तारीख समाप्त हो चुका है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया हमारे पास। माननीय अध्यक्ष, किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है। किसान अभी तक के धान नहीं बेच पाए हैं, चाहे महासमुंद जिला हो, जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो, बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही है कि हमको टोकन नहीं मिला। कोई शिकायत नहीं आए हैं आपके पास? माननीय अध्यक्ष, सीधी बात है, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने स्वीकार किया पिछले समय से रकबा भी कम है, किसानों की संख्या भी कम है। और अभी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख तक की घोषणा की, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला, ये भी शिकायत मिली। और टोकन दूसरी तरफ ये हुआ है कि बालोद जैसे जिले में 56 जो सोसाइटी, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं तो वही कर रहा हूँ। किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं आप लोग। आप अपने कार्यकाल में लोगों को भाषण देते थे कि क्या करते थे? इस प्रकार की शिकायत नहीं मिली। मैं तो बता रहा हूँ कि आपने कह दिया कि भाई ये अनावारी रिपोर्ट के आधार पर उससे अधिक कैसे आपने धान खरीद लिया, ये नोटिस भी आपने दिया है। तो मंत्री जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लगातार शिकायतें हैं और मैंने कुछ जानकारी दी, तो क्या मंत्री जी इसमें धान खरीदी का समय में वृद्धि करेंगे? नहीं, उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारे पास मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि समय नहीं बढ़ाएंगे, तो ये विषय समाप्त होता है। आगे बढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष, किसानों का सवाल है, पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है। 24,72,000 किसानों का छल किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय जी, किसानों के साथ छल किया जा रहा है। लाइन लगाए खड़े हैं, भुगतान भी नहीं हो रहा है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है, हम चाहते हैं कि सदन में घोषणा करें कि समय वृद्धि की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर लिख के दे दिया है, कोई कलेक्टर को मानेंगे। आप अभी घोषणा कर दीजिए किया जाएगा। प्रमाण पत्र है, हमारे किसान नहीं बचा है। हजारों किसान क्षेत्र में बहुत से किसान हैं जिनका धान नहीं बिका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी इसलिए कम हुआ है कि इनके तहसीलदार के द्वारा प्रबंधकों को चमकाया गया है कि आप किसानों से समर्थन ये सोसाइटी आप लोग कितना अगर किसी प्रबंधक का ये आरोप जो है प्रबंधकों को कहा गया है के द्वारा हम लोग हम भी सरगुजा में कोई शिकायत नहीं है, पुन्नूलाल मोले जी, आपने फर्जी किसान बुलाए थे, कोई शिकायत नहीं है। मोले जी अपना प्रश्न करें। मंत्री जी बैठ जाइए। अरे कुछ दिन बाद मोले जी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा धान खरीदा है और किसी किसान की कोई शिकायत नहीं है कि उसने धान नहीं बेचा है, परंतु उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक बात विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती बहिर्गमन कर रहे हैं। मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ज्यादा धान खरीदा। चलिए प्रश्न में आ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सर जब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, मोटे धान का कीमत कितना है, पतले का कीमत कितना है, और आपने धान कितना खरीदा और कितना धान बेचना शेष थालों के। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा धान का समर्थन मूल्य पूछा गया है। हम मोटा पतला बता देता हूं मैं। प्रश्नकाल समाप्त। नहीं प्रश्न अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह अब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। जारी आदेश के मुताबिक कोरबा में पुन्नूलाल मोहले, भूपेंद्र समन्नी और सौरभ सिंह को बनाया गया है पर्यवेक्षक। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र कर सकती है प्रस्तुत। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। नई सरकार के बनने के बाद बेसब्री से जिस ट्रांसफर लिस्ट का प्रदेशवासियों को इंतजार था वो अब आ गई। राज्य सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर उन्हें नई जगह किया है पदस्थ। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। वहीं वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुर बेल गांव में एक सूने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि बस्तर के बकावंड थाना क्षेत्र के पाहुर बेल गाँव में 5 जनवरी को एक सूने मकान में अलमारी में रखे लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर सातिर हो गए थे फरार। जांजगीर चांपा जिले के नैला फाटक से 100 मीटर की दूरी पर धड़ से सिर अलग एक युवक का शव सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक की पटरी पर मिला। जानकारी के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद सामने आया है। वह रात से ही घर वापस नहीं आया था। फिलहाल जीआरपी पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में अब मौसम रहेगा साफ। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के नहीं है आसार। रविवार को प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगेश कुमार भाटी ने राष्ट्रीय मुख्यालय जोधपुर महानगर के अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत से राजू सूर्यवंशी को दी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इसी संगठन के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों व मानवाधिकार के हनन के विरुद्ध मानव अधिकार के क्षेत्र में दिया जाएगा बेहतर प्लेटफॉर्म। नियुक्ति पर राजू सूर्यवंशी के शुभचिंतकों ने बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज के निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें आज क्षेत्र के तरिंगा, राजग्राम, बिटकुली, करी सहित अन्य गांव के दिव्यांगन समाज के पदाधिकारी और मतदाता द्वारा मत अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिव्यांगन समाज के अध्यक्ष के लिए 1 पद, महासचिव के लिए 1 पद, कोषाध्यक्ष के लिए 1 पद, उपाध्यक्ष 4 पद, सह सचिव 4 पद, कार्यकारिणी सदस्य 8 पद है, जिसमें बढ़ चढ़कर दिव्यांगन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। ग्राम खैरा के हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 3 फरवरी को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर उषा ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत खैरा, विशेष अतिथि अजय शर्मा, सोहन लाल वर्मा व अशोक पाटले थे। उक्त कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। उक्त कार्यक्रम को देखने छात्र छात्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। संस्था के प्राचार्य मुकेश वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समापन के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम का शूटिंग हो रहा है। ग्राम के ही अलग अलग स्थानों को चयनित कर शूटिंग की जा रही है। पूर्व में भी ग्राम रामपुर में अलग अलग कलाकारों ने इसी तरह के शॉर्ट फिल्म का शूटिंग किया है। विगत 2 दिनों से एल्बम के कलाकार भोजकू संतोष निषाद, कॉमेडियन अभिनेत्री मोहन भट्ट, निर्माता निर्देशक नंदलाल साहू, कैमरामैन घनश्याम साहू के द्वारा ग्राम रामपुर में कॉमेडी एल्बम की शूटिंग की जा रही है, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में जुटे। स्वामी आत्मानंद स्कूल सीपत में हुआ रंगारंग वार्षिक उत्सव का आयोजन। श्री राम के जयघोष से गूंजा शाला प्रांगण। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र रिवर ने कहा, तत्कालीन सीएम बघेल ने गरीबों के लिए खोले निःशुल्क शिक्षा के द्वार। बच्चों की पढ़ाई में हर संभव मदद करने की पालकों से की अपील। स्कूली बच्चों ने दी मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। सुआ कर्मा छत्तीसगढ़िया नृत्य से बिखरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की छटा। विशिष्ट अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रदीप पांडे, हिमांशु गुप्ता, विनोद यादव रहे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।